आज 11वीं की कक्षा में हम जगत प्रतिष्ठा के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं या पिछले कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि वर्गीकरण में मुख्यतः 5 जगत में सभी जीवों को विभाजित किया गया है, अर्थात पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवों को 5 बड़े समूहों में बांटा गया है। इन 5 समूहों को जगत का नाम दिया जाता है। पहला जगत होता है इसको कहा जाता है जगत मोनेरा। ये सबसे सरलतम जीवों का समूह होता है वर्गीकरण में। एक कोश की प्रोकैरियोटिक संरचना वाले जीवों को जगत मोनेरा में रखा गया है। दूसरा जगत होता है वर्गीकरण में, इस जगत को कहा जाता है जगत प्रोटिस्टा, वर्गीकरण का कूड़ादान। प्रोटिस्टा के नाम से ये जगत जाना जाता है और इस जगत में एक कोश की यूकैरियोटिक जीवों को स्थान दिया गया है। तीसरा जगत वर्गीकरण में होता है, इसे कहा जाता है जगत कवक। इसमें एक कोश की बहुकोश की यूकैरियोटिक जीवों को स्थान दिया गया है। सामान्यतः कवक जगत के सभी जीव मृतोपजीवी होते हैं। चौथा जगत होता है, इसको कहा जाता है जगत प्लांटी। इस जगत में सभी पौधों को स्थान दिया गया है। जितने भी स्वपोषी प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं उन सभी को जगत प्लांटी में स्थान दिया गया है। पांचवा और सबसे बड़ा जो जगत होता है ये होता है जगत एनिमेलिया। एनिमेलिया में नाम से ही स्पष्ट है, सभी एनिमल्स को रखा गया है, अर्थात सभी जंतुओं को स्थान दिया गया है। ये सभी जंतु बहुकोश की यूकैरियोटिक होते हैं। इस प्रकार से प्रकृति में पाए जाने वाले सभी जीवों को 5 बड़े समूहों में विभाजित किया गया है, जिन्हें हम जगत के नाम से जानते हैं। आज इस कक्षा में हम जगत प्रोटिस्टा की बात करेंगे, जो दूसरा जगत है। यहाँ पर जगत प्रोटिस्टा में जिन जीवों को रखा गया है उनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। सबसे पहले हमको इनकी विशेषताओं से अवगत होना है। किन विशेषताओं के आधार पर किस संरचना वाले जीवों को जगत प्रोटिस्टा में रखा गया है। उसके बाद हम एक प्रारूपिक प्रोटिस्टन कोशिका की संरचना का भी अध्ययन करेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जगत प्रोटिस्टा की। जैसे पहली विशेषता होती है इस जगत में, जगत प्रोटिस्टा में रखे गए सभी जीव सामान्यतः एक कोश की संरचना वाले होते हैं। सभी जीव यूनिसेल्युलर है, एक कोशिका से बने हुए जीवों को इस जगत में स्थान दिया गया है। दूसरी विशेषता है, इस जगत में रखे गए सभी जीव यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं, अर्थात ये विकसित केंद्रक वाली कोशिका होती है या एक विकसित प्रकार की कोशिका होती है जिसमें सभी कोशिका के अंग जैसे केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स और प्रचलन अंग भी उपस्थित होते हैं। तो इस जगत की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो एक कोश की यूकैरियोटिक कोशिका है। इसके बाद इस जगत के जो सभी जीव होते हैं वो जलीय होते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जल में ही हुई है। इसलिए जितने भी सरलतम जीव है सामान्यतः ये जलीय वातावरण में पाए जाते हैं। तो जगत प्रोटिस्टा के सभी जीवों का आवास जलीय माध्यम होता है। ये माइक्रोस्कोपिक है, इन्हें भी हम सामान्य आंखों से नहीं देख सकते। इस जगत में रखे गए जीव 2 प्रवृत्ति वाले होते हैं। पोषण के आधार पर ये स्वपोषी एवं परपोषी दोनों होते हैं, अर्थात ये भोजन बना भी सकते हैं और ये दूसरों से भोजन प्राप्त भी कर सकते हैं। इसलिए इस जगत प्रोटिस्टा को कवक और मोनेरा जगत के मध्य की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि ये जगत जो होता है ये स्वपोषी और परपोषी जीवों के मध्य एक कड़ी का कार्य करता है। जैसे एक जीव होता है यहाँ पर, उसको कहा जाता है युग्लिना। इस जीव को युग्लिना के नाम से जाना जाता है। ये जो जीव होता है इसे जंतु और पादप जगत के मध्य की कड़ी कहा जाता है, अर्थात ये एक ऐसा जीव है प्रकृति में जिसमें जंतुओं के समान और पौधों के समान दोनों की तरह लक्षण पाए जाते हैं। इसीलिए इस जगत के जीवों को जगत मोनेरा
और जगत कवक के मध्य की कड़ी माना जाता है। इस जगत में रखे गए जीवों में चलन अंग उपस्थित भी होते हैं, अर्थात ये चल भी होते हैं और अचल प्रवृत्ति वाले भी होते हैं। इस जगत के जीवों में लैंगिक जनन भी पाया जाता है और अलैंगिक जनन भी पाया जाता है। सरलतम प्रकार का लैंगिक जनन जाइगोटिक मियोसिस और गैमेटिक मियोसिस दोनों टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इस जगत के जीवों में पाया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जगत प्रोटिस्टा की। फिर इस जगत में हमको कुछ सामान्य उदाहरण भी पता होना चाहिए कि किस तरह के जीवों को इस जगत में रखा गया है। तो यहाँ पर सामान्य नाम आता है अमीबा, ये जलीय जीव है। पैरामीशियम, ये भी जलीय जीव होता है। स्लीपर एनिमिक्युलस कहा जाता है इस जीव को, जिसे जगत प्रोटिस्टा में स्थान दिया गया है। तो इस प्रकार से इस जगत प्रोटिस्टा के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थीं। आगे जगत प्रोटिस्टा में अभी हम पढ़ेंगे एक प्रारूपिक जगत प्रोटिस्टा में पाए जाने वाले जीव की संरचना। जैसा कि हम जानते हैं कि जगत प्रोटिस्टा के जो जीव होते हैं ये एक कोश की यूकैरियोटिक संरचना वाले होते हैं। तो एक प्रारूपिक प्रोटिस्टन कोशिका की संरचना कैसी होगी, उसका चित्र और उसका नामांकन अभी हम देखेंगे यहाँ पर। तो जगत प्रोटिस्टा में जो जीव पाए जाते हैं वो चूंकि एक कोश की संरचना वाले होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इन्हें सामान्य आंखों से नहीं देखा जा सकता, इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। ये जो जीव होते हैं एक कोशिका वाले, इन सभी जीवों के शरीर की कोशिकाओं के चारों ओर दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है या सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अपवाद स्वरूप कुछ जीव यहाँ पर हम देखेंगे जिनमें सेल वॉल एब्सेंट भी होता है। जैसे हम जब प्लाज्मोडियम की संरचना देखेंगे तो हम पाएंगे कि वहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट होती है। लेकिन जब हम एक प्रारूपिक कोशिका की संरचना बनाते हैं तो उसमें सेल वॉल की संरचना आती है। ये सेल्यूलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति होती है जो इन जीवों की कोशिकाओं के चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण का कार्य करती है। इसी प्रकार इन जीवों के शरीर की संरचना में जो दूसरी भीतर की ओर संरचना पाई जाती है, इस संरचना को कहा जाता है कोशिका झिल्ली, या इसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन या कोशिका भित्ति लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई संरचना है। ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों के परिवहन के लिए आवश्यक होती है। एक कोशिका जलीय वातावरण से विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थों को कोशिका झिल्ली के माध्यम से प्राप्त करती है। स्वयं के अंदर बनने वाले अपशिष्ट पदार्थों को वो कोशिका झिल्ली के माध्यम से बाहर करती है। तो इस प्रकार से बाहरी वातावरण और कोशिका के आंतरिक वातावरण के मध्य समन्वय स्थापित करने का कार्य सेल मेम्ब्रेन के द्वारा किया जाता है। इसके बाद इस कोशिका के अंदर भरा हुआ लिक्विड या तरल पदार्थ साइटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है, जो सामान्यतः सभी कोशिकाओं की एक विशेषता है। कुछ परिस्थितियों में से प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है। सेल ऑर्गेनेल्स जब इसमें सम्मिलित होते हैं तो वो प्रोटोप्लाज्म कहलाता है, और यदि केंद्रक को हटा दिया जाता है तो बचा हुआ पदार्थ साइटोप्लाज्म कहलाता है। एक प्रारूपिक प्रोटिस्टन कोशिका में मध्य में सुविकसित केंद्रक उपस्थित होता है, और इस सुविकसित केंद्रक के चारों ओर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी उपस्थित होती है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर उसको कवर करने के लिए एक मेम्ब्रेन भी उपस्थित होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। इस केंद्रक के अंदर भी जो तरल पदार्थ होता है, उस तरल पदार्थ को यहां पर न्यूक्लियोप्लाज्म कहा जाता है, या इसे केंद्रक द्रव्य कहा जाता है। इस केंद्रक के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ दिखाई देता है, इस आनुवांशिक पदार्थ को डीएनए के रूप में जाना जाता है। ये इस कोशिका का आनुवांशिक पदार्थ है। इस प्रारूपिक कोशिका में विकसित केंद्रक होने के कारण ही इस कोशिका को हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। इस केंद्रक के चारों ओर सूक्ष्म संरचनाओं के रूप में राइबोसोम उपस्थित होते हैं। ये जो राइबोसोम है यहाँ पर ये 70S टाइप के होते हैं। सामान्यतः जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें
80S 70S टाइप के राइबोसोम होते हैं, यहाँ पर 70S टाइप के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इस कोशिका में प्रचलन अंग भी उपस्थित होता है, इसे फ्लैजिला के नाम से जाना जाता है या इसे कशाभिका कहा जाता है। ये इस कोशिका का चलन अंग होगा। चूंकि दोनों तरह की कोशिकाएं होंगी यहाँ पर चल अचल, तो उस आधार पर यहाँ पर चलन अंग फ्लैजिला होता है। इसके अलावा इस कोशिका के अंदर ऊर्जा के निर्माण के लिए पाई जाने वाली जो संरचना होती है इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। कुछ कोशिकाएं यहाँ पर परिवहन स्त्रावण का कार्य करती है, इन संरचनाओं को यहाँ पर गोल्जी बॉडी के नाम से जाना जाता है। यदि ये कोशिका स्वपोषी कोशिका है तो उस कोशिका के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी उपस्थित होता है, जो इस कोशिका के अंदर भोज्य पदार्थ के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस तरह से ये एक प्रारूपिक प्रोटिस्टन कोशिका की संरचना है जिसमें सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के समान संरचनाएं उपस्थित होती हैं।